हेलो दोस्तों, आज हम सेकेंड केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आपका जो मेन पार्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो। इस सिलसिले में जो चैप्टर नंबर 7 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं और इसके बुनियादी बातें हम इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आज से 200 साल पहले तकरीबन जितने भी केमिकल कंपाउंड्स थे उनको दो चीजों की बेस पे कैटेगराइज किया जाता था। एक उसके ओरिजिन और दूसरे नंबर पे उसकी प्रॉपर्टीज। तो उस टाइम के जो केमिस्ट थे उन्होंने जितने भी केमिकल कंपाउंड्स थे उनको दो चीजों में क्या किया, डिवाइड किया। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन केमिकल कंपाउंड्स को दो चीजों की बेसिस के ऊपर क्या किया, कैटेगराइज किया गया। एक क्या, उसका ओरिजिन और दूसरे नंबर पे उसकी प्रॉपर्टीज। इन दो चीजों की बेस पे जितने भी केमिकल कंपाउंड उस टाइम मौजूद थे उनको डिवाइड किया गया। जो दो मेन पार्ट में उस टाइम डिवाइड हुए। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे नंबर पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड्स को कहा जाता था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उस टाइम जो लिविंग थिंग्स से हासिल होते थे, जानदार चीजों से, जो जानदार चीजों से कंपाउंड्स हासिल होते थे, ऐसे कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दे दिया गया उस टाइम। और ऐसे कंपाउंड्स जो नॉन लिविंग थिंग्स से हासिल होते थे, ऐसे कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्टडी है यानी उसके मुतालिक जो डिस्कशंस थी, उस केमिस्ट्री का नाम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम उस टाइम लिया गया। उन लोगों ने उस टाइम काफी ट्राई की उन लोगों ने कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर क्या किया जाए, सिंथेसाइज किया जाए। तो इस सिलसिले में उन्होंने काफी कोशिश की कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार किया जाए। काफी कोशिशों के बाद जब वो इस चीज को बनाने में नाकाम रहे तो उन्होंने इस पे बिलीफ रख लिया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लैब के अंदर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज नहीं हो सकते। इस सिलसिले में 1815 के अंदर ब्रिजिलियस ने क्या किया, एक थ्योरी पेश कर दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक यानी लिविंग थिंग से हासिल किया जा सकता है, इसको लैब के अंदर सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको जे ब्रिलियस ने क्या किया, पेश किया। इसको बाद में आके एक और केमिस्ट थे जिसका नाम था फ्रेडरिक मुलर। फ्रेडरिक मुलर ने आके इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। किस बेस पे रिजेक्ट किया? उसने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर सिंथेसाइज करके इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। वो कंपाउंड जिसकी मदद से उस एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी मदद से उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर सिंथेसाइज किया, वो था अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड को जब उसने क्या किया, लैब के अंदर हीट किया, जैसे ही इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर हीट किया तो हुआ क्या कि इसके अंदर रीअरेंजमेंट अक्सर हुई और जो कंपाउंड हमें हासिल हुआ वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसका नाम था यूरिया। जी हाँ दोस्तों, ये वो पहला कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब के अंदर सिंथेसाइज हुआ
एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जैसे ही ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर सिंथेसाइज हो गया, जो ये बिलीफ था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। जैसे ही ये कॉन्सेप्ट रिजेक्ट हुआ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सप्लेन किया गया मॉडर्नली। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यानी अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से डिफाइन किया गया वो अब हम जानते हैं। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन किया गया वो इस तरह से किया गया कि जो हाइड्रोकार्बन और ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव पे मुश्तमिल होंगे, ऐसे कंपाउंड्स का नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया गया। कैसे कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन और उसके एंड देयर डेरिवेटिव ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव पे मुश्तमिल हो, ऐसे कंपाउंड्स का नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रखा गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक हो गया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड्स होते हैं और उसके डेरिवेटिव का क्या मतलब है। हाइड्रोकार्बन का मतलब है ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने, ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मिसाल के तौर पे मीथेन हो गई, इथेन हो गई, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और इसके डेरिवेटिव का मतलब भी क्या है कि अगर एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें और इसकी जगह पे कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा दें, मिसाल के तौर पे ये एक कंपाउंड है मिथाइल क्लोराइड। अब मिथाइल क्लोराइड क्या है, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव पे मुश्तमिल हो, ऐसे कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन पार्ट है वो है कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन पार्ट क्या है, कार्बन है। अब इस तरह के कंपाउंड्स के अलावा जो कंपाउंड्स होंगे उस कंपाउंड्स का नाम दिया गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके अंदर कार्बन है लेकिन ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं। तो ये थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मॉडर्नली इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से डिफाइन किया गया। तो ये मेन पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और इसके मुतालिक हमने जाना। अब जो नेक्स्ट चीज है आपके सिलेबस के अंदर वो है इसके फीचर्स के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फीचर्स क्या है। फीचर्स, अब जो चीज है वो है सिलेबस के अंदर वो है फीचर्स। फीचर्स क्या है, सबसे पहले हम इसको राइट कर लेते हैं। पहला फीचर है पॉपुलर नेचर ऑफ कार्बन। दूसरे नंबर पे है नॉन आयोनिक कैरेक्टर। ठीक हो गया जी। तीसरे नंबर पे आ रहा है सिमिलरिटीज इन बिहेवियर। अच्छा, जो नेक्स्ट उसके बाद है वो है कम्प्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, उसके बाद है कम्प्लिसिटी आ गई। उसके बाद है आइसोमरिज्म। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट, और लास्ट पे है सॉल्युबिलिटी।
ये कुछ फीचर्स गिवन किए गए हैं आपकी बुक के अंदर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फीचर्स क्या हैं। पहले नंबर पे है कि कार्बन एक प्यूक्युलर नेचर, कार्बन की एक प्यूक्युलर नेचर्स है, यानी कि उसके मतलब जानेंगे। इसका मतलब क्या है कि कार्बन के पास एक स्पेशल क्वालिटी कह दें या स्पेशल प्रॉपर्टी है या यूनिक का नाम दे दें कि ये क्या करता है, अपने जैसे कार्बन एटम से सेल्फ लिंकेज करता है, यानी अपने जैसे सेल्फ लिंकेज करता है। तो जिसको हम कैटिनेशन का नाम देते हैं कि कार्बन अगर अपने जैसे कार्बन के साथ मिलता है तो इसको हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मीथेन हो गया, इथेन, प्रोपेन, अपने जैसे कार्बन एटम्स के साथ जो सेल्फ लिंकेज का प्रोसेस है इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। तो कार्बन के अंदर ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि कार्बन अपने जैसे एटम के साथ जुड़ता है। यही वजह है जिसकी वजह से आज हमें हजारों की बल्कि लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पता है और जो आजकल लैब के अंदर इजीली सिंथेसाइज होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टीज होने की वजह से इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद है। अच्छा, जो नेक्स्ट नंबर पे है वो है नॉन आयनिक कैरेक्टर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो नॉन आयनिक यानी कि नॉन आयनिक कंपाउंड्स को शो करते हैं उनके अंदर, यानी कि आयनिक कंपाउंड वो नहीं देते। होता क्या है, क्योंकि कार्बन जो यहाँ पे जुड़े होते हैं वो कोवलेंटली आपस में जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये आयनिक कंपाउंड यानी आयन में यानी कि शो नहीं हो रहा था। इसके ऊपर जो प्लस माइनस का चार्ज है वो शो नहीं हो रहा था। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, नॉन आयनिक कैरेक्टर्स है। ठीक हो गया। अच्छा जी, सिमिलरिटीज की बात करें कि और इसके अंदर कुछ सिमिलरिटीज हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने सारे तादाद में मौजूद है तो उन्होंने क्या किया, जो केमिस्ट थे उन्होंने जो एक जैसे मिलते जुलते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मैच होती हैं उनको एक सीरीज के अंदर यानी एक ग्रुप के अंदर डाल दिया गया। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या बनाते हैं, होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है कि वो एक जैसी प्रॉपर्टीज होमोलोगस सीरीज को शो करते हैं। मिसाल के तौर पे अल्केन की ही बात कर लेते हैं। अल्केन्स जो भी है, अल्केन्स क्या है, अब अल्केन्स के अंदर सारे के सारे मीथेन, इथेन जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन वाले यानी कि कंपाउंड्स हैं उनको रख दिया गया। अब इन एक कंपाउंड की जो स्टडी करेंगे तो तकरीबन दूसरे कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मिलती जुलती है। तो इस तरह के कंपाउंड्स जो आपस में मिलते जुलते हों तो उनको एक ग्रुप के अंदर रख दिया गया ताकि इजीली इनको हम स्टडी कर सकें। तो और इनकी जो सिमिलरिटीज है ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जिस तरह अल्केन्स हो गया, अल्कोहल हो गया, ये पूरी की पूरी सीरीज बन जाती है, यानी ये होमोलोगस सीरीज को शो करते हैं कौन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, और दूसरे जो उसके आगे जो चीज़ आ रही है कम्प्लेक्सिटी की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कम्प्लेक्सिटी भी पाई जाती है, क्योंकि और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत बड़ा होता है जिसको स्टडी करना इतना आसान नहीं होता। अगर हम बात करें स्टार्च की, अगर उसका जनरल क्या है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, C6H10O5 और क्या है N। अब यहाँ पे जो N यूनिट है ये हजारों की तादाद में हो सकते हैं। आप इमेजिन करें कि ये कितना बड़ा केमिकल यानी कि इसका स्ट्रक्चर होगा और इसको स्टडी करना कितना मुश्किल होगा। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी भी पाई जाती है। इसी तरीके से प्रोटीन की बात करें तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसको स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म का क्या मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, आइसोमर्स शो करते हैं, यानी अपने जैसे एक उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो रहा होता है और उसके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट आ जाता है, तो इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आ रही होती है, तो ये आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो आइसोमरिज्म हम किसको कहते हैं, हम जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उसकी प्रॉपर्टी फिजिकल भी और या केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाए, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं, आइसोमरिज्म का नाम दे रहे होते हैं। इसको मजीद हम डिटेल में, क्योंकि आगे जाके पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हम उसको वहाँ पे मजीद डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जस्ट
थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, मजीद हम इसको डिटेल्स के अंदर जाके पढ़ेंगे आगे 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 जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसके अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसा देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि इनके रेट कैसे हैं। अगर रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो स्लो देते हैं, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन देते हैं। ठीक हो गया। और इसकी जो यील्ड होती है वो भी क्या होती है, वो भी स्लो होती है। ये इस तरह से क्यों है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेचर, मॉलिक्यूलर नेचर इसकी इस तरह से है, जिसकी वजह से क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इनका जो रिएक्शन होता है वो भी स्लो होता है, और इसमें जो यील्ड हासिल हो रही होती है वो भी थोड़ी स्मॉलर हासिल हो रही होती है बाकी कंपाउंड की निस्बत। मतलब इसका क्या है कि जैसे इनऑर्गेनिक में हम देखते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखते हैं तो वो एक तो उनका रेट भी ज़्यादा होता है और उनकी जो यील्ड हमें हासिल हो रही है केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो भी ज़्यादा होती है। ठीक। जो लास्ट है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का कुछ ऐसा ही है कि जैसे हम शुरू से हम फंडा पढ़ते आ रहे हैं साइंस का कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में डिजॉल्व होगी, तो इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो शो कर रहे होते हैं वो नॉन पोलर करैक्टर को शो कर रहे होते हैं। तो आपको पता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो किन के अंदर डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर। जैसे बेंजीन हो गया, ठीक है, ईथर हो गया, ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है जिसके अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं या सॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल किसके अंदर होते हैं, वाटर के अंदर। इनसॉल्युबल किसके अंदर होते हैं, वाटर के अंदर। इनसॉल्युबल किसके अंदर है, वाटर के अंदर। क्यों, क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और ऑर्गेनिक नॉन पोलर करैक्टर को शो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये इसके अंदर डिजॉल्व नहीं होते। तो दोस्तों ये था आपका लेक्चर। अगर आपको लेक्चर समझ आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।